हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। देखो, जो डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल। ये एक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल किसे कहते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन बच्चों, ये एक खास तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। खास तरीके का एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये, इसीलिए इसे डाइलेक्ट्रिक बोला गया। डाई मतलब जिसके अंदर दो प्रकार का बिहेवियर हो, इसीलिए इसे डाई बोला जाता है। देखो, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करने का मतलब ये है कि बच्चों, जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज्ड होने लग जाता है। इसीलिए टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसका पोलराइजेशन होने लग जाता है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का मतलब ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उसका पोलराइजेशन होने लग जाता है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब देखिए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक आर ऑफ टू टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक होता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके एग्जांपल है। तो बच्चों, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, देखो इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को इनसाइड। बच्चों, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो को इनसाइड करता है। देखो इसे कैसे समझा जाए? देखो जैसे मान लो बच्चों, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। देखो, डाइलेक्ट्रिक को क्या बोला गया? इंसुलेटिंग मटेरियल बोला गया ना। ठीक है, तो ये आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन ये कौन सा वाला डाइलेक्ट्रिक है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या है? ये आपके एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है ना, ये क्या कर रहे हैं? को इनसाइड कर रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है को इनसाइड कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है? इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को इनसाइड। इस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और इस नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो को इनसाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पहचान होती है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? को इनसाइड करते हैं। मतलब ये बहुत पास पास होते हैं बच्चों, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। जिसकी वजह से सच मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इन दोनों, ये क्योंकि इन दोनों का जो बच्चों सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, डाइपोल किसे कहते हैं? जैसे मान लो एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर बच्चों ये बहुत नजदीक नजदीक हैं, इनके बीच में सेपरेशन है, तो हम इसे डाइपोल बोल सकते हैं ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू आइदर चार्ज इनटू इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन मान लो 2a है, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट होता था। कुछ याद आ रहा है? तो कोई भी बच्चों टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर हैं और वो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, सेपरेशन है, देन वो जो पेयर ऑफ चार्ज होता है ना, वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। लेकिन उन दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन यहां पे बच्चों ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है कोइंसाइड करते हैं, इसीलिए बच्चों ये डाइपोल नहीं होता है, ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है सच मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो यहां पे जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो क्या होता है? जीरो होता है। ओके, और आगे क्या लिखा है? एंड सच मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप।
तो बच्चों ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक इन शेप होते हैं। अब सिमेट्रिक इन शेप का मतलब क्या होता है, ये आपने केमिस्ट्री में ज्यादा बेहतर आप समझ पाओगे, ठीक है। यहां पे भी समझाया जा सकता है, लेकिन कहीं पे भी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा सिमेट्रिक इन शेप क्यों होता है। ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ही पूछे जाते हैं और आपका केमिस्ट्री के टीचर्स आपको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे इसके बारे में। मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ओके। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है ना, इसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें, मतलब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, इसका पोलराइजेशन होने लग जाता है। देखो हमारा टॉपिक क्या है, डाइइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। तो इसका पोलराइजेशन होने लग जाता है। अब पोलराइजेशन होने का मतलब क्या होता है, देखो समझिए। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। इधर को इस तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया है। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पुल होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पुल होगा, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन आने लग जाता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनमें क्या होगा, यहां पे सेपरेशन क्रिएट होने लग जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इन फोर्स की वजह से यहां पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है। टॉर्क की वजह से बच्चों ये थोड़ा सा रोटेट करेंगे, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा ये डिस्प्लेस करेगा, नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करेगा। बच्चों ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करने वाले। यहां पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बच्चों, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अब इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा मूव करेगा, तो इनमें बच्चों एक सेपरेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ये जो है ना ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। पहले ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा था। अब ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हर एक मॉलिक्यूल बच्चों यहां पे अब एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो बच्चों अगर हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, तो उसका हर एक मॉलिक्यूल जो है एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो हमारी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की जा रही है ऐसे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों ये जो डाइपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, इधर डायरेक्शन होगी, इसकी भी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जितने भी डाइपोल मोमेंट है बच्चों, इनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाती है। इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है, ओके। अब देखिए बच्चों यहां पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज ही है, एक नेगेटिव चार्ज ही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ध्यान बच्चों, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों इस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर ही बन रही है, ठीक है। यहीं बन रही है, अंदर ही बन रही है। जब भी आप किसी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो बच्चों उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो पोलराइज्ड होने लग जाते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल जो है एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और फाइनली बच्चों वहां जो है, यहां देखो यहां क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहां इधर अपियर होने लगा, ये नेगेटिव चार्ज इस एंड में नेगेटिव चार्ज अपियर होने लग जाता है इस एंड में, और इस एंड में ये पॉजिटिव चार्ज अपियर होने लग जाता है बच्चों इस एंड में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है बच्चों, यहां पे का जो नेट चार्ज है वो 0 है इस वाले रीजन का। देखो यहां पे ये जो मैंने ये रीजन जो बना रखा ना, इस रीजन के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो बच्चों इस रीजन के अंदर नेट चार्ज 0 है। देखो यहां अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 ही नेगेटिव चार्ज भी हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 ही नेगेटिव चार्ज भी हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों इस वाले रीजन में क्या है, यहां इस वाले रीजन में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इस वाले रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बच्चों यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है।
देखो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन इधर है, और एक आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। देखो बच्चों एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ना, ये क्यूबाइड शेप का है। देखो बताता हूं कैसा है। जैसा आपका क्यूबाइड होता कैसा है, देखो आपका क्यूबाइड ऐसा होता है ना, ठीक है, ये लगभग आपको क्यूब की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये क्यूबाइड मान लो, इसे थोड़ी देख लो बच्चों। तो देखो ये वाला जो इसका लेफ्ट, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले रीजन में क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, इंड्यूस होने लग जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बच्चों, ई नॉट, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लग जाएगा, तो ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और ये आपका नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जैसे ये तो ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर हमने इसे रखा हुआ है। तो बच्चों जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे आप ये जो होता है ना, ये आपका रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसे बोला जाता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। तो बच्चों इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है। मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, लेकिन ये जो अंदर की जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे ही नहीं रखी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए देखो बच्चों, एक तो आपको इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होगा सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बता रखा है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। भाई यहाँ पे का जो टोटल चार्ज होगा, जो भी टोटल, मान लो नेगेटिव चार्ज इसमें क्यू है और इसमें भी क्या है, क्यू है। देखो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो बच्चों जी ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ये जो एरिया है, मान लो इसका एरिया ए है, तो क्यू अपॉन ए क्या होता है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हमें ये पता है कि ये इस प्लेट में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो जो होगा, अगर आपको सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। बहुत से बच्चे इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो बच्चों याद दिलाता हूं मैं आपको। देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको क्या बताई थी, मान लो ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, याद करो बच्चों, याद करो, और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। तो इसके यहां बीचों बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद आ रहा है कुछ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। तो ये यहां पे ये क्या है, ये फ्री स्पेस है, यहां तो ईयर है, इसीलिए यहां एप्सिलॉन नॉट आ रखा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या है, इसका सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, इसका पॉजिटिव सिग्मा है, इसका नेगेटिव सिग्मा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे बीचों बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे तो फ्री स्पेस था, इसलिए यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। लेकिन यहाँ पे बच्चों यहाँ डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, लेकिन यहां पे आएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पे नॉट नहीं बनाना है। देखो एक तो एप्सिलॉन नॉट होता है, एक एप्सिलॉन होता है, तो ये आपका एप्सिलॉन है। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ओके, क्योंकि बच्चों ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसे भी यहां पे भी सिग्मा आई बना दीजिए, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पे जो ये जो चार्ज अपियर हुआ है ना, वो इंड्यूस्ड चार्ज है, तो इसलिए इसे हम सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ओके,
अब देखिए यहाँ पे है आपका नेक्स्ट है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे बोलते हैं। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। लाइक वाटर, अल्कोहल, NH3, HCl, ये क्या आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं। इन ए पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। देखो बच्चों यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते। इन ए पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, ये कोइंसाइड नहीं करते, मतलब इनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, इनमें सेपरेशन होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है यहाँ पे एंड सच मॉलिक्यूल्स हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। बच्चों इसके हर एक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब ये भी अपने आप में एक डाइपोल है, ये भी अपने आप में एक डाइपोल है, ये भी अपने आप में एक डाइपोल है, क्योंकि बच्चों इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इनमें सेपरेशन है। इसीलिए बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल है, तो इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मोमेंट होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो रैंडमली होगी, ठीक है। तो फाइनली जैसे बच्चों जैसे एक डाइपोल मोमेंट ये है, ये जस्ट उसके अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। उसी तरीके से बच्चों फाइनली ओवरऑल जो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो ही होगा बच्चों। देखो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है ना इसका अपना डाइपोल मोमेंट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन जब हम डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जब हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमें उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि किसी की डायरेक्शन इधर होगी, किसी की उसके जस्ट अपोजिट होगी, इसकी इधर है तो कोई डाइपोल मोमेंट ऐसा है जैसे एक इधर है तो इसके इफेक्ट को ये वाला डाइपोल मोमेंट क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो फाइनली जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो बच्चों यहां पे भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, यहां पे भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है। ओके, अब देखिए बच्चों ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं, मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, ठीक है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई कर दी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो बच्चों ये जो डाइपोल है ना ये अपने को ये जो डाइपोल हैं ये अपने को अलाइन करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने लगते हैं, मतलब ये रोटेट करने लग जाते हैं। इनमें टॉर्क देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन पे टॉर्क अप्लाई होने लग जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन की तरफ होगी। इसी को तो पोलराइजेशन बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो देखो जैसे ही बच्चों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन के अलोंग हो जाती है तो इसी को 100% पोलराइजेशन बोला जाता है। ओके, तो बच्चों यहां पे जो ये रीजन है ना, इतना रीजन अगर मैं कंसीडर करता हूं, ये वाला रीजन, इतना रीजन अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इस रीजन के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है, ठीक है। इस रीजन के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 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 समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। और बच्चों यहाँ जो इस रीजन में जो नेट चार्ज है वो कितना है, नेगेटिव चार्ज है, और इस रीजन में जो नेट चार्ज है, इस वाले रीजन में जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसे हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं वो होगा आपका ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होगा। तो बच्चों आपको पोलराइजेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा था ना, आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं। देखो मॉलिक्यूल अपनी ही जगह में है बच्चों, ये बस ये क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल है ना ये थोड़ा सा रोटेट किया और ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल ने रोटेट किया है और ये अपनी डायरेक्शन को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। ऐसा करने से क्या होता है बच्चों कि पर्टिकुलर ये वाला जो रीजन होता है ये नेगेटिव हो जाता है और पर्टिकुलर ये वाला रीजन जो होता है आपका ये पॉजिटिव हो जाता है।
इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का मतलब ये होता है कि ये अंदर ही अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करने लगता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ऐसी खूबी, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है कि ये अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसीलिए यहां पे ऐसा लिखा है कि इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखिए बच्चों, पोलराइजेशन जो होता है आपका, पोलराइजेशन को मीजर कैसे किया जाता है, पोलराइजेशन को मीजर कैसे किया जाता है, तो देखो एनसीईआरटी ने पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखी है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बस आपको यह बताना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है, वही आपका पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन का जो सिंबल है बच्चों वो कैपिटल पी है, कैपिटल पी। तो अगर मान लो ये आपका कोई डाइलेक्ट्रिक है, आपको इसका पोलराइजेशन बताना है, तो पोलराइजेशन बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ इतना बताना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है, यही आपको बताना है। तो उसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, ये स्मॉल पी है। ठीक है, मान लो ये स्मॉल पी, टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करना है। तो ऐसा करने से आपको यह पता चल जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है, उसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे ना इस वाले रीजन में, इतने रीजन में, देखो ध्यान से देखना, इतने रीजन में क्या है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और इतने रीजन में आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बाकी ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, यहां पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, यहां पे आपका नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो बच्चों इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, आपका एक डाइपोल तो हो गया। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या बोल दिया, x बोल दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, x डिस्टेंस क्या है, सेपरेट हो रखे हैं। देखो बच्चों, जैसे एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनमें सेपरेशन होता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम डाइपोल बोलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और इनमें जो सेपरेशन है वो कितना है, x है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डाइपोल ही है आपका। ठीक है, तो हमें ये डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये तो हो गया आपका कैपिटल पी है, ये आपका पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है ना, मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लर्न करके रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो मुझे ये क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो बच्चों जब आपका एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 2a है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते थे आप, आइदर चार्ज q इंटू 2a, ऐसे निकालते थे ना। 2a का मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। तो अगर यहां पे अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो मान लो ये वाला जो चार्ज है बच्चों वो q है, और ये वाला चार्ज भी क्या है, q है। बस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, समझ में आ रहा। तो यहां पे का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा आइदर चार्ज, जैसे यहां पे q इंटू 2a किया ना, q मान लो ये भी q है, ये भी q है, तो ये नेगेटिव q है, ये पॉजिटिव q है, तो पॉजिटिव q चार्ज लीजिए इंटू 2a कर दो। तो यहां पे ये q चार्ज है मान लो, तो मैंने q चार्ज लिखा इंटू इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे हमने x मान लिया, तो यहां पे q इंटू x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो जैसे ये q इंटू एक्स लिखा ना, तो वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू एक्स भी लिख सकता हूं। अब मैंने वॉल्यूम को एरिया इंटू एक्स कैसे लिखा, मान लो ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये वाला जो रीजन है इसका एरिया a है, और ये वाला जो रीजन है इसका भी एरिया a है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी मैं बताता हूं बच्चों। ये क्या है, आपका एक प्रकार का क्यूबाइड है, इस प्रकार का क्यूबाइड है। देखो ध्यान से देखना, ये आपका इस प्रकार का क्या है, क्यूबाइड है, ये इस प्रकार का क्यूबाइड है। तो बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे है आपका, इस जगह में ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है। और ये जो है ना, इसका एरिया कितना है, a है, और इसका एरिया भी कितना है बच्चों, ये भी a है। ध्यान से देखिए यहाँ पे एरिया a लिखा है ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो है x, समझ में आ रहा है। तो मान लो बच्चों ये आपका हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ब्रेथ कितनी देर की है, x देर की है, और ये आपकी हाइट हो गई। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो l है और ये इंटू एच है, तो L इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो L इंटू एच की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया लिख सकता हूँ। और ये क्या है, आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है, x है, तो ब्रेथ की जगह में मैं x लिख सकता हूँ। तो एरिया इंटू एक्स क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिया इंटू एक्स क्या है, आपका वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है इतना? तो बच्चों ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये क्या है आपका, ये आपका पोलराइजेशन है। क्यू अपॉन ए क्या होता है, याद कीजिए क्यू अपॉन ए क्या होता है भाई, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे जो चार्ज है क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। कुछ याद आ रहा है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने इस डाई इलेक्ट्रिक को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये जो है डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगे, तो इनमें पोलराइजेशन होने लगा, जिसकी वजह से यहां पे इस वाले रीजन में नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगा और इस वाले रीजन में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगा। पहले थोड़ा ना अपीयर हो रहा था इस रीजन में नेगेटिव चार्ज, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहां पे अपीयर होने लगा। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों वो जो Q अपॉन A होता है, इसी को क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। तो इसे नॉलेज में रखिए बच्चों कि जो आपका पोलराइजेशन होता है ना, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। समटाइम्स बच्चों आपको क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे आपको ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा और आपसे पोलराइजेशन पूछ देगा। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप पोलराइजेशन कैसे करके बताओगे भाई? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 2 दे रही है तो पोलराइजेशन भी 2 ही होगा, ये है कहने का मतलब। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे बोलते हैं। देखो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे भी हम कुछ नए तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका एक वैल्यू होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है ये भी हम यहाँ पे पता करेंगे। देखो इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो ये कह रहा है बच्चों कि जब हम किसी डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज होने लगता है और डाई इलेक्ट्रिक जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस भी करने लग जाता है। जैसे ये आपका डाई इलेक्ट्रिक था, हमने यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करी, मान लो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये अप्लाई करी। ठीक है, तो ऐसा अप्लाई करने से बच्चों ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज होने लग जाता है ना। तो जब ये पोलराइज होता है बच्चों, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, ये जो इतना रीजन होता है ये तो क्या होता है, नेट चार्ज यहाँ पे तो जीरो होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लग जाती है। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने लग जाती है बच्चों। तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना वो क्या थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो बच्चों जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, देखो यहां पे क्या इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि ये ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ई नेट का मतलब होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नेट क्या है आपका, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो उसे ई नॉट माइनस ई आई करके निकाला जाता है। ठीक है, मतलब ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करके निकाला जाता है। तो जब बच्चों हम इन दोनों का डिवाइड करते हैं ना, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही बराबर होती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उससे जो हमें वैल्यू मिलती है वो वैल्यू, वो जो डाइलेक्ट्रिक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू के बराबर इन दोनों का रेशियो होता है। ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ जाती है, ये है आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका जो सिंबल है बच्चों वो है काय, इसे काय पढ़ा जाता है। ठीक है, काय ये है इसका सिंबल। ठीक है, दूसरा बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब ये हमें क्या बताता है, ये क्या बताता है, अभी देखो बताता हूं क्या बताता है ये। इट इज अ नंबर, जस्ट एक ये नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, मतलब ये उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को बताता है। देखो बच्चों कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक होगा, हर डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग क्या होगा, नंबर होगा। तो जिसका किसी का नंबर कम होगा, किसी का नंबर ज्यादा होगा, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा जिसका नंबर ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा पोलराइज होगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। भाई अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की जो ये ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो भी अलग अलग होगी। अब देखो बच्चों यहां पे
जो आपका पोलराइजेशन होता है जिसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, ये जो पोलराइजेशन होता है आपका एनसीईआरटी ये कहता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताया था। तो ये क्या होता है आपका, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जिसे हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो जो आपका बच्चों ये जो पोलराइजेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद बच्चों जब हम ये जो आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, इसे जब हम हटाते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आता है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट आता है। एक तो आएगा आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और एक आता है आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जिसे हम ये काय बोलते हैं। ये भी आपका एक कांस्टेंट है लेकिन ये यूनिटलेस होता है, पहले ही बता देता हूँ, ये आपका यूनिटलेस होता है। और देन ये आएगा ई, तो ये तो आपके कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपके कांस्टेंट है। ओके, तो बच्चों ये भी पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे भी नॉलेज में रखिएगा, इसे भी नॉलेज में रखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला तो ये है आपका, और देखो कौन कौन से फॉर्मूले थे पोलराइजेशन के। देखो पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला ये भी है आपका, ये P/V डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी होता है। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है बच्चों वो सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। पोलराइजेशन का फॉर्मूला ये भी है, पोलराइजेशन का फॉर्मूला ये भी है, पोलराइजेशन का फॉर्मूला आपका Q/A भी होता है, इसे भी नॉलेज में रखिए, Q/A भी होता है। अब पोलराइजेशन एक आपका ये भी होता है, ठीक है, तो इन सबको नॉलेज में रखिए। अब है बच्चों आपका लास्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को जो है काई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इनमें हमें रिलेशन बताना है। अब देखो कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहली बात, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देन फाइनली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे हम पता क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन। देखो ये मैंने आपको पीछे बताया था, देखो बच्चों भूलना नहीं है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन, दूसरे उसमें बताया था, रुको, हाँ देखिए बच्चों ये नहीं बताया था, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन, बताया था ना। तो ये क्या है बच्चों आपका सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इसे आगे कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, अब देखो एक और चीज बताई थी मैंने कि जो ये पोलराइजेशन होता है ना, ये जो कैपिटल P है बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। तो इस सिग्मा I की जगह में क्या आ जाएगा आपका, ये कैपिटल P आ जाएगा, पोलराइजेशन, ये आपका कैपिटल P है, ठीक है, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों ये E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, ये आपका पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये बच्चों एप्सिलॉन है, ठीक है, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन आपका कट जाएगा। ओके, तो बच्चों E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E0 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन बोला मैं, ये काय इंटू ई, काय इंटू ई। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो E प्लस ये काय इंटू ई इज इक्वल टू E0, और E0 मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ही बता देता हूं आपको। तो यहाँ E कॉमन आ जाएगा, ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 1 प्लस काय, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन फाइनली बच्चों देखो ये हो जाएगा आपका E0 अपॉन E इज इक्वल टू 1 प्लस काय, और ये जो E0 अपॉन E है ये किसके इक्वल होता है, कुछ याद आ रहा है बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो किसके इक्वल था, E0 अपॉन E के इक्वल था, कुछ याद आ रहा है अभी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, दिस इज एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो हम फाइनली हम इसे लिखेंगे 1 प्लस ये काय इज इक्वल टू ये K, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। हमें रिलेशन क्या बताना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये जो काय है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों में रिलेशन बताना था। तो बच्चों ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये 1 प्लस
काय के इक्वल होता है, ठीक है। तो समटाइम्स ये होता है बच्चों, काय की वैल्यू आपको दी होती है और आपको पूछ देता है यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, देन आपको जस्ट 1 ऐड करना होता है, तो इस तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाता है, ठीक है।